गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो यूनिट 1 यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो उसमें हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण के जो तरीके होते हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं। फिर वयस्क को कैसे पढ़ाया जाए, वयस्क लर्नर और किशोर लर्नर के बारे में देखे थे। अब आगे देखेंगे हम लोग आगे व्यक्तिक विभिन्नताएं, अर्थ एवं स्वरूप यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब जो प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक लर्नर है, वह तो अलग अलग हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हर एक कोई कट कॉपी पेस्ट की तरह सेम एक है, नहीं है। तो उनमें देखते हैं क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं। जैसे प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई समानताओं के बावजूद कई अन्य प्रकार की असमानताएं दिखाई पड़ती है। जुड़वा बच्चे शारीरिक बनावट से तो एक समान दिख सकते हैं, किंतु उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक मानसिक क्षमता आदि में अंतर होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की विभिन्नता को ही व्यक्ति की विभिन्नता कहा जाता है। वर्तमान युग में व्यक्तित्व विभिन्नताओं का बहुत महत्व है। इस प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया, तो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक, क्या नाम है, गाल्टन महोदय ने किया था। आगे देखते हैं इसको किस तरह से बांटा जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, यहाँ देखिए आगे प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में क्या होगा, तो विशिष्ट होता है, खास होता है। इसका तात्पर्य है कि कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, यानी लर्नर की बात हो रही है, स्टूडेंट, योग्यताओं, रुचियों एवं प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकता। व्यक्ति की विभिन्नता के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे स्किनर के अनुसार इन्होंने क्या दिया कि व्यक्ति की विभिन्नताओं के से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी जितने सारे जो पैमाना है वही आधार है कि किसी को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किसी का किस में रुचि है, किस में रुचि नहीं है, बस वही आधार पर हम उसको माप लेंगे। यानी जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, किनका है, तो यह स्किनर महोदय के अनुसार व्यक्ति की विभिन्नताओं से तात्पर्य है। आगे देखिए दूसरा, जेम्स ड्रेवर के अनुसार यह क्या कहेंगे कि कोई व्यक्ति अपने समूह, यहाँ देखिए, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे ही व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। जो एवरेज है, एवरेज टाइप के जो स्टूडेंट है उनसे अगर कोई अलग है तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार उसमें वो भिन्नता हो गई। तो यह, लेकिन जो जेम्स ड्रेवर के अनुसार व्यक्ति के समूह का शारीरिक बनावट को भी यह ध्यान देंगे एवं मानसिक गुण दोनों को ध्यान में रखेंगे। और टायलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। यानी टायलर के अनुसार क्या है, जो सब कुछ में अंतर, सब कुछ जितना दुनिया में हो उन सब में अगर अंतर हो जाए तो समझ जाइए कि वही भिन्नता है। समानता इनका फॉर्मूला है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में क्या है, विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो भी शिक्षार्थी यानी लर्नर यानी स्टूडेंट अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कुछ प्रकार हैं। जैसे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है, जो निम्न प्रकार के हैं। पहला, भाषा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी भाषा आ गया। अन्य कौशलों की तरह ही भाषा भी एक प्रकार का कौशल यानी स्किल है। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। दूसरा, लिंग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता, यानी स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता, परीक्षणों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक समान नहीं होती है, इस आधार पर लोग भिन्न होते हैं। परिवार एवं समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता,
हाँ सही भाई, यह भी एक भिन्नता है। मानव के व्यक्तित्व के विकास पर उसके परिवार एवं समुदाय का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए समुदाय के प्रभाव को व्यक्ति की विभिन्नता में भी देखा जा सकता है। जाति से संबंधित व्यक्ति की विभिन्नता। समाज में जाति एवं नस्ल की जो पैठ है वो बहुत गहरी हो चुकी है। तो जाति एवं नस्ल संबंधित विभिन्नताएं पाई जाती है। इन्हें दूर करने के लिए व्यक्ति को पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों, पूर्व धारणाओं तथा नकारात्मक मनोवृत्तियों एटीट्यूड से हटकर सोचना चाहिए। और समय के आधार पर व्यक्ति की विभिन्नता मतलब संवेगात्मक विकास बालकों में विभिन्नता लिए हुए होता है। कुछ बालक जैसे समय के अनुसार शांत स्वभाव के होंगे, जबकि कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे। यानी कि कुछ बच्चा सुनकर चुप होगा, कुछ बच्चा सुनकर जवाब देगा। धार्मिक आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता। संसार का प्रत्येक धर्म सहिष्णुता, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, मानवता का पाठ सिखाता है। लेकिन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों में धार्मिक आधार पर व्यक्तिक विभिन्नताएं उनके आचरण एवं व्यवहार में अलग होती है। शारीरिक विकास के आधार पर भी व्यक्ति की विभिन्नता पाई जाती है। जैसे शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे शारीरिक भिन्नता रंग, रूप, आकार, भार, कद यानी हाइट, शारीरिक गठन, कुछ मोटा तगड़ा होगा, कुछ पतला होगा, लिंग भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि के कारण भी होता है। अभिवृत्ति के आधार पर व्यक्ति की विभिन्नता यानी बालकों की अभिवृत्ति, जिज्ञासा, उत्सुकता वाला शब्द आ गया, के निर्धारण में पारिवारिक वातावरण का अधिक योगदान होता है। और व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति की भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति की विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक अंतर्मुखी होते हैं यानी चुप रहेंगे, कुछ न बोलेंगे, सब कुछ में कटे फटे रहेंगे, अपने में खोए रहेंगे। कुछ बहिर्मुखी होते हैं यानी वो मिलनसार होते हैं, वो एकदम जरा जवाब देंगे, कुछ भी पूछिए उसका तत्काल ही वो आंसर देंगे, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। तो वे बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। गत्यात्मक कौशलों के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्नता मतलब कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर पाते हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों में कुशलता का अभाव होता है। तो यह भी विभिन्नता यानी कि दोनों में अलग होने का तरीका है। अब आगे देखिए, व्यक्ति की विभिन्नता जब है ऐसा क्यों है, उसके कारण क्या है। सबसे पहला वंशानुक्रम माने जीनेटिक प्रॉब्लम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारण वंशानुक्रम को माना जाता है। वातावरण या परिवेश, वातावरण के कारकों के द्वारा भी बालकों में अंतर पाया जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार का पारिवारिक या सामाजिक वातावरण होगा, बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी वैसा ही होगा। आयु एवं बुद्धि, बालक की आयु एवं बुद्धि में वृद्धि होने के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास भी होता रहता है। इसी विकास के कारण उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता आती रहती है। और परिपक्वता यानी मैच्योर हो गया। जैसे परिपक्वता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के करने में स्वयं को सक्षम पाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक बालक तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह सीखने के लिए तैयार न हो अथवा परिपक्व न हो। और लैंगिक विभिन्नता के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की कुछ विधियां हैं। जैसे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए अनेक विधियों का प्रतिपादन किया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण। जैसे पहला, बुद्धि का परीक्षण कर लेंगे। दूसरा, उपलब्धि, वह क्या पाया अब तक, क्या कर सकता है। तीसरा, संवेग यानी वह किस तरह का प्रभाव है, उसका मानसिक स्थिति कैसा है। अभिक्षमता मतलब उसका क्षमता कितना है। अभिरुचि, उसकी रुचि कैसी है। और व्यक्तित्व वो कैसा है, शांत स्वभाव का है या चंचल है या चिड़चिड़ा है, कैसा है। आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व विभिन्नता। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी वो तो हम लोग देख लिए, इस तरह से भी बच्चे अलग होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हो कि जो
अलग हों, वह शिक्षा के क्षेत्र में भी उसी तरह से अलग हों, उसी तरह का अलग व्यवहार करें। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा का स्वरूप यानी नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता, शिक्षा के क्षेत्र में भी वैयक्तिक विभिन्नताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जिसमें शिक्षा का स्वरूप नेचर ऑफ एजुकेशन, मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि बालकों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं आदि में अंतर होता है, अतः सभी बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन सर्वथा अनुचित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंदबुद्धि, पिछड़े हुए बालक तथा शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रकार के शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। जैसे व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शन करते हैं, अतः एक शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक हो उसको ऐसा स्किल होना चाहिए कि वह विभिन्न तरह के बच्चों को पढ़ा सके। कक्षा का आकार तय करने में भी व्यक्ति की भिन्नता का ज्ञान विशेष सहायक होता है। यदि कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमजोर हों तो कक्षा का आकार कम यानी छोटा होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति की भिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण इंडिविजुअल टीचिंग पर जोर डालता है। इसके अनुसार बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे हो? तो पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं विकास में भी व्यक्तिगत या इंडिविजुअल विभिन्नता की प्रमुख भूमिका होती है। बालकों की आयु, कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग प्रकार की पाठ्य चर्चा का निर्माण किया जाता है एवं उन्हें अलग प्रकार से लागू भी किया जाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों की पुस्तकें अधिक चित्रमय एवं रंगीन होती है, जबकि जैसे जैसे कक्षा एवं आयु में वृद्धि होती जाती है उनकी पुस्तकों के स्वरूप में भी अंतर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्राथमिक कक्षा के बच्चों को खेल कूद के द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक यानी तत्व एलिमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग की पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखते हैं, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण आदि शिक्षण के प्रमुख कारक हैं जो शिक्षक के कार्यों को प्रभावित करते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की भूमिका निम्नलिखित है। पहला, शिक्षण कौशल मतलब टीचिंग स्किल। यह क्या मैटर है? कुछ शिक्षण यानी कुछ टीचिंग कौशल स्किल व्यक्ति में जन्मजात होते हैं, किंतु अन्य कौशलों के लिए शिक्षक को एक ज्ञान अर्जित करने होते हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कौशल संग्रह होना आवश्यक है। प्रमुख शिक्षण कौशल जैसे कि प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, व्याख्यान देना, निदान करना एवं कौशल विश्लेषण करना आदि आना चाहिए। यानी कि टीचिंग स्किल किसको होगा? तो टीचर की बात हो रही है। दोनों क्या क्या उनको चाहिए होना? तो प्रश्न पूछना आना चाहिए, प्रयोग करना आना चाहिए, व्याख्यान यानी कि वे कहीं बोल सके, निदान यानी कि कोई अगर समस्या आ रहा है तो उसका वो उपचार कर सके, एवं कौशल जो स्किल है लर्नर का उसका विश्लेषण कर सकें। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता बहुत महत्वपूर्ण होती है। योग्य शिक्षक द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन पाती है। इसके लिए शिक्षकों को जेबीटी, बीएड, सीटीईटी तथा नेट एनईटी जैसे पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं और इनको उत्तीर्ण होना आवश्यक माना गया है। यानी कि जो सीटेट, नेट या बीएड जो किया हुआ है, जो पढ़ा है, जो पास किया है एग्जाम, वही टीचर हो तो अच्छा रहेगा। जो शिक्षकों की योग्यता को निर्धारित करते हैं। विषय वस्तु की विशेषज्ञता मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन मतलब जो विषय वस्तु है उसमें उसको स्पेशलिस्ट होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि
पते न है। जैसे जब किसी विषय का विशेषज्ञ उस विषय को पढ़ाता है तब वह शिक्षार्थियों को उस विषय की सही एवं अच्छी जानकारी दे पाता है, परंतु जब वह किसी ऐसे विषय का शिक्षण करता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं किया है तो वह अपने शिक्षण से शिक्षार्थियों को प्रभावित नहीं कर पाता और अध्यापन कार्य अप्रभावशाली रह जाता है। शिक्षण का अनुभव एवं प्रबंधन। एक शिक्षक सदैव शिक्षार्थी भी होता है। वह अपने ज्ञान एवं अनुभव से शिक्षार्थियों के प्रश्नों के उत्तर एवं जिज्ञासा को शांत कर पाता है या उसे संतुष्ट कर पाता है। शिक्षण एवं शैक्षणिक संस्थानों में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन किसमें, तो समन्वय किसमें होना चाहिए, तो बिटवीन यानी शिक्षक यानी टीचर एवं टीचिंग इंस्टीट्यूट यानी शैक्षणिक संस्थान के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक शिक्षक अपने अच्छे शिक्षण हेतु स्वतंत्रता का वातावरण चाहता है, इसलिए कक्षा का संचालन अपनी सोच के अनुसार होना चाहिए, अनुरूप ना। ऐसा नहीं कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं वह एकेडमिक जो टीचर है उसमें जाकर उसके क्लास में जो वह पढ़ा रहा हो उसी समय जाकर वो हस्तक्षेप करने लगे, यह गलत बात है। दूसरी ओर शिक्षण संस्थान शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत होते हैं। ऐसे में शिक्षक, टीचर और प्रशासन में अच्छा समन्वय होना चाहिए जिससे शिक्षण के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। और कार्य का विश्लेषण। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक यानी टीचर एवं लर्नर दोनों ही एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका प्रभाव डालने वाली तथा शिक्षार्थी यानी लर्नर का प्रभाव ग्रहण करने वाली होती है। ऐसे में शिक्षक को मूल्यांकनात्मक ज्ञान के कार्य का विश्लेषण करने की योग्यता होनी चाहिए। यह एक प्रकार की शैक्षणिक विशेषता है जो शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। कार्य के विश्लेषण हेतु पाठ्यक्रम का विश्लेषण, शिक्षण के दौरान किए गए जाने वाले कार्य, प्रकाशन, अनुशासन, पर्यवेक्षण एवं अन्य कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। कार्य का विश्लेषण। अब शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स और सपोर्ट्स मटेरियल यानी जो शिक्षण मतलब टीचिंग जो टीचर क्या करेगा पढ़ाएगा और स्टूडेंट या लर्नर क्या पढ़ेगा, उसमें जो सहायक सामग्री होती है उनके बारे में। जैसे शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक के अध्यापन के दौरान जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं को प्रयोग में लाया जाता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स कहा जाता है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत रोचक पूर्ण पाठ्य सामग्री शिक्षण का आदर्श रूप होता है जिसमें इन सामग्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उत्तम शिक्षण सामग्री का प्रयोग शिक्षार्थियों में विद्याध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है और उनमें शिक्षा ग्रह्यता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास पैदा करता है। इन युक्तियों का प्रयोग छात्रों में उत्साह जागृति के साथ साथ संचित ज्ञान को लंबे समय तक स्मृति पटल पर रखने में भी सहायता देता है। इससे शिक्षक में भी अध्यापन के प्रति उत्साह का संचार होता है। परिणाम स्वरूप कक्षा में सदैव सकारात्मक वातावरण बने रहने की संभावना प्रबल रहती है। यहाँ देखिए एक विद्वान है, क्या नाम है इनका, कार्टन ए गुड के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके यानी बच्चे के में जिज्ञासा, लर्नर में जिज्ञासा बढ़ाया जा सके अथवा श्रवण केंद्रीय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके यानी कम्युनिकेशन किया जा सके, सामान्य इतना ही समझिए, वह शिक्षण सामग्री कहलाती है। शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या होगा, तो शिक्षण में सहायक जो सामग्रियों का मुख्य उद्देश्य छात्रों में रोचक तरीकों के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना है। यह सामग्री शिक्षण के दौरान पाठ्य पुस्तक को समझने में सहायक होती है तथा लिखित या मौखिक रूप से पाठ्य सामग्री को समझाने में भी इसका महत्व होता है। सहायक शिक्षण सामग्री जो होते हैं इनके कुछ प्रकार हैं। जैसे पहला श्रव साधन, मतलब यहाँ देखिए
श्रव साधन यानी सामग्री जैसे कि ऑडियो एड्स यानी सुनने वाले साधन, जैसे इस श्रेणी में ऐसी सहायक सामग्री को रखा जाता है जिनके द्वारा सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जैसे फोनोग्राफ रिकॉर्ड, रेडियो प्रसारण तथा मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग आदि आते हैं। वहीं श्रव साधन के जो प्रकार हैं वो क्या क्या प्रकार हैं? श्रव साधन के जो प्रकार हैं उसमें क्या क्या आएगा? पहला देखिए रेडियो। रेडियो शिक्षा प्राप्ति का तो एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि वर्तमान समय में तो इसका उपयोग अब कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रभावशाली है यह। भारत में वर्ष 1936 में सर्वप्रथम आकाशवाणी से समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ था। वर्ष 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई थी और यह विविध भारती आज भी जिंदा है या एफएम के माध्यम से जिंदा है। कैसे जिंदा है? तो आज रेडियो कैसे जिंदा हो गया है कि जो जहाँ पर कारें चलती हैं या बस को जाते हैं उसमें एफएम का सुविधा उपलब्ध हो गया है। अतः एफएम अब हर जगह रेडियो जागृत है, भले ही दूसरे माध्यम से है। टेप रिकॉर्डर, इसके माध्यम से विषय वस्तु को विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। यह निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों ही शिक्षा विधियों में प्रयुक्त किया जा सकता है। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन रेडियो की तरह ही शिक्षण का प्राचीन माध्यम है। इसके द्वारा छात्रों के उच्चारण के शुद्धिकरण में सहायता मिलती है। दृश्य साधन सामग्री मतलब क्या होगा? विजुअल। इसमें ऐसी सामग्रियों का उल्लेख किया जाता है जिनको देखकर ज्ञान प्राप्त किया, जैसे उदाहरण के लिए प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, परिचित्र, मानचित्र, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड, चौक बोर्ड, फोटोग्राफ इत्यादि, जो स्टूडेंट देखेगा, देख सीखेगा। दृश्य साधन के प्रकार में क्या आएगा? पहला रेखा चित्र अर्थात चार्ट। किसी वस्तु के प्रतिमान की अनुपलब्धता में रेखा चित्र, ग्राफ इत्यादि शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। रेखा चित्र के माध्यम से विद्यार्थियों में समय ज्ञान का विकास, अमूर्त तथ्य व विचार बिंदुओं को दृश्य रूप में प्रकटीकरण, सारांश प्रस्तुतिकरण, कालानुक्रमित विधि यानी कि इतिहास विषय में प्रस्तुति बता देंगे। कालानुक्रम, पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद में आ जाएगा अर्ध ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल, ये भी बंटवारा है। फिर प्रागैतिहासिक काल में आएगा पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल। उसके बाद में आएगा चारकोलिथिक एज, और चारकोलिथिक एज में बाद आएगा उत्तर वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। फिर उसके बाद में आपका आरंभ होता है हर्यक वंश, यानी कि प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे हर्यक वंश आएगा। हर्यक वंश के बाद में मुख्य रूप से क्या पढ़ना रहता है हम लोग को? नंद वंश। नंद वंश के बाद में मौर्य वंश, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के कौरव, फिर सातवाहन। सातवाहन के बाद में उधर उत्तर में कुषाण रहेगा, उधर सातवाहन। फिर इन सब के बाद में कुछ दिनों के डार्क एज के बाद में गुप्त काल आता है। गुप्त काल के बाद में उत्तर में पाल वंश, मध्य में कनौज और दक्षिण में बहुत सारे वंश आते हैं। फिर देश में कनौज वंश के बाद यानी कि हर्षवर्धन के बाद कुछ छोटे छोटे राज ही पूरे देश में रहते हैं। इससे समय आ गया मुख्य रूप से पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट आदि छोटे छोटे क्षत्रपों का। फिर राजस्थान में राजपूतों का उदय होगा। फिर मुस्लिम इन्वेजन होता शुरू होता है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत, उसके भी 5 होते हैं। उसके बाद मुगल काल, फिर यूरोपियनों का आगमन। यह चार्ट पर दिखाया जाएगा, जैसे कि एक डेट लिख दिया जाएगा, इस तरह से चार्ट बना दिया जाएगा। मानचित्र एवं ग्लोब, यह भी माध्यम है। मानचित्र व ग्लोब का उपयोग स्थान की भौगोलिक स्थिति, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, क्षेत्रफल इत्यादि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मानचित्र विश्व की जलवायु, मौसम व पर्यावरण आदि विषयों को विद्यार्थियों को समझाने में सहायक होता है। मानचित्र 2 आयामी यानी 2 डायमेंशनल होता है। इसकी सतह सपाट होती है। इसका 3 आयामी लघु रूपांतरण रूप ही ग्लोब होता है। ग्लोब कैसा होगा? गोला होगा, लेकिन मानचित्र इस तरह का होता है 2D। प्रतिमान यानी मॉडल्स बनाकर। प्रतिमान वास्तविक वस्तुओं के प्रतिरूप होते हैं। विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए इसका प्रयोग तब किया जाता है जब प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग असंभव हो जाता है। इसके उपयुक्त उदाहरण जैसे जानवरों के आंतरिक अंग, पौधे, पुष्प इत्यादि का मॉडल रूप में उपयोग किया जाना। और स्लाइड्स, शिक्षण में स्लाइड्स का उपयोग सूक्ष्मतर पदार्थों के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है।
स्लाइड्स को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग आवश्यक होता है। फिर ग्राफ है। ग्राफ के माध्यम से सांख्यिकी एवं उसके परिमाणात्मक संबंधों को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह आंकड़ों का आलेखीय प्रस्तुतिकरण है। इसमें सरल रेखा ग्राफ, विड्थ या पाई चार्ट व बार ग्राफ जैसी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। फ्लैश कार्ड्स, इसका प्रयोग मुख्यतः छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। इसमें कार्ड के द्वारा शब्द, चित्र, मात्राएं आदि को जोड़ने का कार्य किया जाता है। यह पाठ्य वस्तु को रोचक तरीके से रखने की एक शिक्षण सामग्री है। पत्र पत्रिकाएं यानी न्यूज़पेपर्स, तो पत्र पत्रिकाएं शिक्षण सामग्री की दृश्य सामग्री है। इसके द्वारा पाठ्यक्रम के विषयों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर शिक्षार्थी की बोधगम्य क्षमता विकास पर बल दिया जाता है। इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे तो क्या देखेंगे उसमें श्रव्य एवं दृश्य माध्यम, जैसे कि मुख्य रूप से क्या आएगा, तो इसमें मुख्य रूप से टेलीविजन, चलचित्र, स्लाइड, कंप्यूटर, मोबाइल, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि आते हैं। तो यह अगले वीडियो में, तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।